अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज़ 8th ऑफ दिसंबर। 8th ऑफ दिसंबर से आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में मैं डायरेक्ट 3.1 स्टार्ट नहीं कर रहा। अभी मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है। अभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो यू ऑल नो दैट असल में इसको स्टार्ट करने की वजह ये है कि एक तो बड़ा कॉमन सा टॉपिक है एंड इट वॉन्ट टेक मच टाइम, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा आपका। ठीक है ना। तो इसलिए अभी हम पहले इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ईजियर टॉपिक है ये कंपैरेटिवली। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन दूर करने की ज़रूरत है कि इसमें ना वर्किंग नहीं आती। बच्चा क्या करता है, मोस्टली बच्चे इस चीज़ में थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि यार इसकी इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग बुक में दी गई है। तो आपने नोट्स के अंदर भी देखा होगा, इतनी लंबी चौड़ी वर्किंग मैंने बुक में यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगी। जो मैंने नोट्स में दी है उसमें कोई वर्किंग नहीं है। तो अब आपने इसका पहले समझ लेना है कि भाई आप से क्या एक्सपेक्टेशन है सीआई की। ठीक है। डिजिटल कैमरा इनपुट होगा बेटा। आपकी पिक्चर ले रहा है वो, कहते हैं ना पिक्चर लो, पिक्चर देना नहीं बोलते। तो लेने की जो चीज़ हो जाएगी वो इनपुट डिवाइस है, दैट द वन विच इज टेकिंग। यहाँ देखना बच्चों, यहाँ स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंड व्हाट इज meant बाय इनपुट डिवाइस एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ वर्किंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है, वो तुमसे कह रहा है इनपुट डिवाइस क्या होती है और उसकी ज़रूरत क्या है। सही है। तो यहाँ अगर आप देखो तो दीज आर द वेरी कॉमन इनपुट डिवाइसेस दैट वी कैन सी इन अवर डेली लाइफ। बारकोड स्कैनर तुम लोगों ने कहाँ देखा है? बस यहाँ पे जो सवाल आएगा ना वो यही आएगा कि चीज़ों को तुमने देखा कहाँ है। तो बारकोड स्कैनर कहाँ देखा है आप लोगों ने? शॉप पे देखा है। शॉप के अलावा पैकेजेस, शॉपिंग करते हुए शॉपिंग मॉल्स के अंदर देखा होगा। ठीक है। तो बारकोड स्कैनर अमूमन आपने कहाँ देखा होगा? ये जो मार्ट्स होते हैं, मार्केट्स होती हैं, इसके ऊपर देखा होगा। इवन आपने बारकोड स्कैनर देखा होगा एयरपोर्ट के ऊपर। एयरपोर्ट के ऊपर जब लगेज सबमिट कराते हो तो टैग मिलता है ना। ठीक है। हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज आते हैं जो मैंने दो दो इसमें दिए हुए हैं। ठीक है। तो एक एक दो दो एडवांटेज डिसएडवांटेज आप उसके याद कर सकते हो। ठीक है। टिकटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह हम बात करते हैं कि हमारे पास एक और इनपुट डिवाइस है, दैट इज़ डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा के जरिए हम इमेज पिक्चर ले सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है। क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको? ताकि इमेज ली जा सके, फोटोग्राफी के लिए ली जा सके। द थर्ड थिंग वी हैव इज़ द कीबोर्ड। कीबोर्ड का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि हम कंप्यूटर में टेक्सचुअल डाटा डाल दें। टेक्सचुअल डाटा, जो टेक्स्ट होता है ना, उस डाटा को डालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड। टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, टेक्सचुअल डाटा, जो टेक्स्ट आप डालते हो, टाइपिंग कैरेक्टर्स, ये सब चीज़ें। और फिर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हो? एयरपोर्ट में कर सकते हो, स्कूल में कर सकते हो, कॉलेज में कर सकते हो। तो ये आपके पास टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डालता है। यस, जो जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपने नोट करनी है अपने पास। ओके। तो राइटिंग मटेरियल पे अपने नोट करो। माइक्रोफोन का इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ, गेमिंग में भी होता है। माइक्रोफोन की अगर हम बात करें तो माइक्रोफोन इस्तेमाल होता है इनपुट करने के लिए साउंड। माइक्रोफोन इनपुट साउंड। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। तो माइक्रोफोन जो होता है वो होता है हमारे पास फॉर साउंड, इनपुट साउंड करने के लिए। फिर इसी तरह ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस की ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है? हमें आती है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, तुम्हें ऑब्जेक्ट कोई भी स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट करना हो। अब तुम्हें इट कैन बी अ पॉइंटिंग डिवाइस। यस, मैं अभी देख लो कि मैं भी अपने आईपैड के ऊपर ऐसे कर रहा हूँ और ये हाईलाइट कर रहा हूँ। तो मेरा अभी फिलहाल जो मेरा वो है एप्पल पेंसिल है, वो इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। और प्लस पॉइंटिंग आउट के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। तो आई कैन ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ माउस। जब मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं अपने माउस का इस्तेमाल कर सकता हूँ किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। यू माइट हैव सीन द क्यू आर कोड स्कैनर। ये थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं बारकोड से, आपने देखा होगा ना। बारकोड डिफरेंट होता है। बारकोड ना वर्टिकल लाइंस होती हैं, आपने देखा होगा। बारकोड आर द वर्टिकल लाइंस, इस तरह से वर्टिकल बारकोड वर्टिकल लाइंस होती हैं। ऑन द अदर्स जो है साइड, जो क्यू आर कोड स्कैनर होता है वो आपका इस तरह से स्क्वायर में होता है। तो आई कैन ऑल्सो शो यू कि भाई क्यू आर कोड और बारकोड स्कैनर किस किस तरह से होते हैं। तो पहले देख लो इसको। यहाँ आप देख सकते हो दोनों का वाज़ेह फ़र्क है। बारकोड आपको वर्टिकल लाइंस नज़र आएंगी। ठीक है, कैन यू सी दैट? द लेफ्ट साइड इज़ द बारकोड जिसमें वर्टिकल लाइंस हैं, और जो राइट साइड है वो है क्यू आर कोड। दोनों में जो मेजर फ़र्क होता है ना वो होता है साइज़ का।
ये चेक डिजिट है इन बारकोड, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, चेक डिजिट है, ठीक है। नहीं, बारकोड वगैरह ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। ये सिंबल उसने पूछा ना कि सिर्फ इसलिए आ जाएगा कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। आईएसबीएन बारकोड के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है अरसलान, जो हमने भी पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे यहाँ क्यू आर कोड है। क्यू आर कोड वर्टिकल वो होता है स्क्वायर। क्यू आर कोड को गौर से देख लो, ये स्क्वायर है। उसके अदर साइड जो राइट साइड पे नज़र आ रहा है वो वर्टिकल लाइंस हैं, इसको हम बार कोड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मेजर फ़र्क ये होता है साइज़ का, यानी जो डाटा स्टोर होता है ना, क्यू आर कोड में ज़्यादा डाटा स्टोर होता है, बारकोड में डाटा कम स्टोर होता है। बारकोड के लिए हमें ख़ास बारकोड स्कैनर की ज़रूरत होती है, क्यू आर कोड के लिए हमें सिंपल कैमरा चाहिए, है ना। क्यू आर कोड को स्कैन करने के लिए कैमरा चाहिए। तो बारकोड और क्यू आर कोड स्कैनर्स हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बताया ना मैंने, बारकोड वर्टिकल लाइंस होती हैं, बारकोड के अंदर जो स्टोर होता है ना डाटा, वो अप टू 30 डिजिट्स तक होता है। अप टू 30 डिजिट्स ये बारकोड में डाटा है। और क्यू आर कोड के अंदर जो डाटा होता है ना, वो 7,000 डिजिट्स तक होता है। यानी क्यू आर कोड के अंदर डाटा स्टोर करने की सलाहियत ज़्यादा है। क्यू आर कोड के लिए सिंपल कैमरा होना चाहिए तुम्हारे पास, कोई ख़ास डिवाइस लाजमी नहीं है। लेकिन बारकोड स्कैनर जो है ना, इसके लिए तुम्हें डिवाइस चाहिए, ठीक है। इस तरह से है। 7,000 डिजिट्स बोला है अहमद सरफराज, 7,000 डिजिट्स नॉट जीबी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइस में तुमने मेमोराइज क्या करना है, सिर्फ एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल होता है, इसमें ये तुम्हें पता होना चाहिए एप्लीकेशन। इसमें तुम्हें पता होना चाहिए एडवांटेजेस, और इसमें तुम्हें पता होना चाहिए डिसएडवांटेजेस। ये मैं तुम्हें अभी थोड़ी ही देर में इसके पास पेपर पे ले आऊँगा, ठीक है, ताकि जो है ना तुम्हें समझ में आ जाए इसके सवाल कैसे आते हैं। अच्छा, उसके बाद मतलब इसमें इसका तो कोई वो नहीं है ना, शासन की डार्कर क्यों होती है और कैसे होती है, तो एक फॉर्मेट है ना। तो फॉर्मेट पे डिपेंड करता है, बारकोड थोड़ा पुराना वर्जन है और ज़ाहिर है क्यू आर कोड इज़ द लेटेस्ट वन। ये चीज़ आ गई। अच्छा, आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन पे जो स्क्रीन देखी है वो टच स्क्रीन कहलाती है। और उस टच स्क्रीन के अंदर, ठीक है, उस टच स्क्रीन के अंदर आपके पास तीन तरह की स्क्रीन है। कौन कौन सी? रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंफ्रारेड। तो मुझे ज़रा ये बताओ कि इन तीनों में से आप लोगों को क्या लगता है कि क्या क्या फ़र्क हो सकता है? ये जो तीन टाइप की आपके पास वो हैं स्क्रीन्स, तो इन तीन टाइप्स की स्क्रीन में क्या हो सकता है बताओ। हाउ दे ऑपरेट, ठीक है। उसके अलावा क्या है? चीप, हाँ, एक तो ये होता है कि डिफरेंस ऑफ मटेरियल है। जैसे रेजिस्टिव की अगर मैं बात करूं, रेजिस्टिव, तो रेजिस्टिव की अगर हम बात करें तो रेजिस्टिव में ऐसा होता है कि रेजिस्टिव इज़ अ टाइप ऑफ कैपेसिटी जो हमारे पास, आपने बैंक्स गए हो कभी? बैंक के अंदर एक आपके पास कियोस्क मशीन लगी हुई होती है जिससे आप टिकट शिकट निकालते हो, ठीक है। तो उसको आपने जब यूज़ किया होगा तो आपने नॉर्मल अपनी स्क्रीन से, शीजा वी आर डूइंग चैप्टर 3, तो नॉर्मल स्क्रीन से कोई फ़र्क पाया आपने? अगर आपने पब्लिक कियोस्क के ऊपर जो मशीन्स देखी होंगी, उन मशीन्स में कोई फ़र्क पाया आपने अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से? तो बहुत पुराना मोबाइल किसी को याद है जो पहला टच स्क्रीन मोबाइल आया हो? तो वो किस तरह का होगा, कैसा होगा, कुछ आइडिया? बैड क्वालिटी होती थी, बिल्कुल सही कह रहे हो। मोटरोला का था, नोकिया का था। नोकिया का याद है मुझे, आई थिंक इट वाज 7610 शायद। तो तुम्हें याद होगा वो नेल से भी चल जाता था। मतलब अगर आप नेल से भी उसको चलाओ ना, वो आपकी कैपेसिटिव का मतलब ये है कि वो आपके फिंगर के पोर्ट से नहीं चलता था। स्टार्टिंग हुई थी उस वक्त तो टेक्नोलॉजी की, है ना। तो वो बेसिकली चलता था नेल्स के जरिए। तो अब इसका फर्क ये था बेसिकली कि नॉर्मली जो आपके पास जब रफ एंड टफ सिचुएशन होती है ना, तो रफ एंड टफ सिचुएशन से मुराद जैसे जहाँ पे लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बैंक में आके अगर हम बात करें तो डिजिटल पेन्स की बात करते हो, तो अमूमन मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो हम तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं टच स्क्रीन्स की, वो टच स्क्रीन्स हमारे पास क्वालिटी डिफरेंसेस में डिफरेंट होती हैं, ठीक है।
अगर किसी के नेल्स ना हो, मतलब उस नेल्स की एजेस से तो चल सकते हैं ना। अब बिल्कुल तो ऐसा नहीं होता कि किसी के नेल्स बिल्कुल ही ना हो। नेल्स की एजेस की बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ देख सकते हो कि तुम्हें एक पब्लिक कियोस्क मशीन नज़र आ रही है जो पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए अवेलेबल होती है। क्या ये बिल्कुल तुम्हारे मोबाइल फ़ोन के मटेरियल जैसी होती है? क्या ये बिल्कुल आपके मोबाइल फ़ोन मटेरियल जैसी होती है? बैंक्स के अंदर नज़र आ जाएगी, टिकटिंग सिस्टम के अंदर नज़र आ जाएगी। दीज आर नॉट द सेम एज यू यूज इन योर डेली लाइफ, है ना? ठीक है। तो ये बेसिकली होती है तुम्हारे पास रेजिस्टिव टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। रेजिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर जो फर्क होता है वो ये होता है कि जो इनके ऊपर का मटेरियल होता है ना, वो पॉलीमर प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है। तो वो ऊपर बना होता है प्लास्टिक से, तो आप जब इस्तेमाल भी करते होगे, इवन मैं तुम्हें बताऊं, फोटोकॉपियर मशीन के पास गए होगे, लड़कों का जाना होगा, खवातीन भी गई होंगी, तो तुमने देखा होगा कि उसके ऊपर का जो मटेरियल होता है ना, अगर कभी यूज किया हो, तो वो मटेरियल होता है पॉलीमर का। इट्स अ प्लास्टिक। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है, यानी रेजिस्टिव टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो तुम्हारी पुरानी टेक्नोलॉजी है। उसके मुकाबले में जो तुम्हारे अभी लेटेस्ट मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करते हैं वो कैपेसिटिव है। अब कैपेसिटिव स्क्रीन वो होती है जो नॉर्मली आप अपने मोबाइल फोन के अंदर देखते हो। उसके अंदर जो अपर लेयर होती है, द टॉप लेयर जो होती है, वो ग्लास की होती है। द फर्स्ट लेयर इज द लेयर ऑफ ग्लास। तो ये एक फर्क है। पॉलीमर जो होता है, पॉलीमर प्लास्टिक होता है, वो थोड़ा सा, अगर आप देखो पिछली एग्जाम्पल्स में, तो जहां पॉलीमर इस्तेमाल हो रहा था तो आपको नजर आ रहा है कि थोड़ा सा दब रहा है। कैन यू सी दैट? रेजिस्टिव टच में ये आप जैसी फिंगर से प्रेस करोगे तो प्लास्टिक होने की वजह से, पॉलीमर होने की वजह से ये थोड़ा बेंड करेगा। बट अगर आप कैपेसिटिव स्क्रीन्स की बात करोगे तो आप ये देख सकते हो कि कैपेसिटिव स्क्रीन के अंदर आपको कहीं पे भी ये बेंट नजर नहीं आ रहा। कैन यू सी दैट? हम वर्किंग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, तो इसके अंदर मैं जो बातें करूंगा, आई विल ओनली स्पीक अबाउट द प्रिसाइज पॉइंट्स दैट आर द पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड सिलेबस। आई विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। फिर टाइम ज़्यादा ज़्यादा होगा तो वर्किंग की तरफ हम नहीं जाएंगे, बट मैं तुम्हें जो बातें बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैपेसिटिव स्क्रीन जो है रेजिस्टिव के मुकाबले में थोड़ी बेहतर टेक्नोलॉजी है। और उसके साथ साथ उससे भी आप कह सकते हो बेहतर टेक्नोलॉजी है वो इंफ्रारेड स्क्रीन्स। ठीक है। तो ये तीन टाइप की आपकी स्क्रीन्स हैं। इंफ्रारेड में ऐसे ही होता है कि आपको नज़र नहीं आता, बट आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर इस तरह से ग्रिड यानी सेंसर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है। तो ये सेंसर्स लगे हुए होते हैं और इस सेंसर के ऊपर जहां पर भी आप टच करते हो तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे ये तस्वीर आपको ये नज़र आ रही है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आप, जब यहाँ पे क्लिक होता है तो ये एक जो बीम आ रही होती है वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, तो ये ब्रेक होती है। और उसके ब्रेक होने से फिर आपको पता चलता है कि हाँ भाई स्क्रीन पे कौन से कोऑर्डिनेट पर टच किया गया है। इतनी चीज़ें आपकी याद रखने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है। तो अमूमन अगर आप बात करो, चाहे इंफ्रारेड हो चाहे कैपेसिटिव हो, तो इन स्क्रीन्स के नीचे जो है वो आपके पास सर्किट मौजूद होता है। ठीक है ना? तो ये स्क्रीन्स की अगर हम बात करें, एक तो ये वाली बात मैं तुमसे कर रहा था, अगर ये वाली देखो डायग्राम, कि रेजिस्टिव के अंदर जो पॉलीमर प्लास्टिक मटेरियल होता है उसकी वजह से वो दबता है। ऑन दी अदर साइड कैपेसिटिव में नहीं दबता। तो होता ये है कि इसको चलाने के लिए आप जितनी भी यहाँ डायग्राम देखो, तो ये वाली देख लो जो मैं आपको यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर ग्रीन बेस के साथ, और एक आप ये राइट साइड पे कैपेसिटिव देख रहे हो, तो आपको हमेशा एक चीज़ नज़र आएगी कि कोई भी आप स्क्रीन ले लो, उसके नीचे हमेशा आपको एक ग्लास की लेयर मिलेगी। दीज टू डायग्राम्स और थ्री डायग्राम्स, ऑल ओवर जो भी तुम डायग्राम्स देखते जाओगे तुम्हें हमेशा पता चलेगा कि ऊपर की एक लेयर है। हमेशा तुम्हारे पास स्क्रीन्स जो भी होती है ना, उसमें एक लेयर नहीं होती, उसके अंदर तुम्हारे पास एक से ज़्यादा लेयर होती हैं। तो अगर वो रेजिस्टिव है तो अपर स्क्रीन पर जब तुम टच करोगे तो वो नीचे वाली स्क्रीन के साथ यानी नीचे वाली लेयर के साथ जब टच करेगी तो एक सर्किट क्रिएट करेगी, करंट फ्लो होगा और उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो आप ये जितनी भी देख रहे हो यहाँ पर सब आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास यहाँ डिफरेंट लेयर्स हैं। तो आपके पास स्क्रीन्स में एक ही लेयर नहीं होती, यू हैव मल्टीपल लेयर्स। तो उन लेयर्स को जब आप टच करते हो, ये दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, माई कर्सर इज गोइंग टू शो यू कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यार ये हमारे पास एक दो स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं, वन इज़ द रेजिस्टिव, ये जो आ रही है लेफ्ट साइड पे, और एक जो आ रही है वो कैपेसिटिव आ रही है। तो इसके अंदर यही होता है कि ये अगर आप गौर से देखो, ये येलो लाइन नीचे वाली लाइन के साथ टच कर रही है, तो हाँ दोनों ही स्क्रीन्स के अंदर आपके पास एक अपर लेयर होती है और एक बॉटम लेयर होती है।
तो जब भी अपर लेयर बॉटम लेयर के साथ इन कांटेक्ट आती है, सर्किट मुकम्मल होता है, एंड देन फिर जो भी टच आपका जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाता है। क्या यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? छू सकते हो जो आपकी नॉर्मली कैपेसिटिव स्क्रीन को ग्लव्स के साथ नहीं छुआ जा सकता, स्पेशल ग्लव्स होते हैं। ठीक है, उसमें स्पेशल ग्लव्स होते हैं, तो स्पेशल ग्लव्स के साथ आप उसको छू सकते हो। तो ये एक चीज़ होती है, अदरवाइज आप स्टाइलस का इस्तेमाल करते हो। खैर जब डिटेल में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको और करा दूंगा मैं। फिर उसके बाद जो है, जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो होता है 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल स्कैनर। तो 2D स्कैनर तो वो होता है कि देखो उसकी ना असल में बात ये, मास अभी ना ये वर्किंग वाली चीज़ ना सिलेबस का पार्ट है नहीं, मैं इसमें जाऊंगा ना तो फिर खामखाई थोड़ा टाइम ही डायरेक्शन से हट जाऊंगा मैं। ठीक है, तो जैसे 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की बात करें तो फोटोकॉपी मशीन तो तुमने देखी होगी, तो वो कहलाती है 2D स्कैनर। फोटोकॉपी में तुम पेपर रखते हो ना, तो जो पेपर होता है वो तुम्हारा किस डायरेक्शन में होता है, ये पेपर है तुम्हारा, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो वो कहलाता है 2D स्कैनर। आ रही है बात समझ में? और अगर 3D स्कैनर की बात करो, ठीक है, तो 3D स्कैनर वो होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शंस के अंदर स्कैन करता है। तो ये अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं डिवाइसेस बनाने के लिए, मतलब खिलौने बना लिए हमने, आर्टिफिशियल लिम्स एंड जॉइंट्स बना लिए। ठीक है, तो 3D प्रिंटर का तो तुमने नाम सुना ही होगा, 3D प्रिंटर। तो 3D प्रिंटर से पहले 3D स्कैनर होता है। तो वो स्कैनर क्या करता है, वो स्कैनर ये करता है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना हो, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट आप 3D स्कैनर के ज़रिए पहले उसके सारे फीचर्स जो होते हैं या डायमेंशंस होती हैं उसको रीड कर लेते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स, कि अगर आप कोई चीज़ बनाना चाहते हो, आप कोई टॉय बनाना चाहते हो, आप गाड़ी का कोई पार्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आई थिंक दिस वन ऑफ द स्क्रीन शोज कि भाई आप कोई विंटेज कार पार्ट्स बनाना चाहते हो, तो आप उसको 3D स्कैनर के सामने रखोगे। 3D स्कैनर फिर उसके सारे फीचर्स जो हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन 3D फीचर्स जो हैं उसको वो स्कैन कर लेगा। ठीक है ना, तो ये जैसे आप देख सकते हो दिस इज वन ऑफ द स्क्रीन, तो ये इसको स्कैन कर रहा है विद ऑल द डायरेक्शंस, तमाम डायरेक्शन से इसको स्कैन कर लेगा, तो ये भी इनपुट ही कहलाएगा ना ये। ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू द 2D स्कैनर, तो 2D स्कैनर आप कह सकते हो कि सिंपल जो आपके पास फोटोकॉपियर मशीन्स होती हैं वो सिंपल 2D स्कैन्स होती हैं। ये देखो यहाँ नज़र भी आ रही है कि ये आपको नज़र आ रहा है जिसको आप कह रहे हो 2D स्कैनर, तो ये आपकी सिंपल पेपर वगैरह को स्कैन कर लेता है। ठीक है ना, पेपर रखोगे पेपर स्कैन कर लेगा, बारकोड स्कैन कर लेगा, तो ये 2D स्कैनर्स होते हैं। ये 3 डायमेंशन में चीज़ों को स्कैन नहीं करते। बच्चों आप लोगों को बातें समझ में आ रही है? तो अभी हमारे पास यहाँ पे, मैं डायरेक्ट आउटपुट पे नहीं जाता, थोड़ा सा आउटपुट के बारे में बता देता हूँ, लेकिन मैं आज की क्लास के अंदर इनपुट को मेनली डील करूँगा। तो इनपुट डिवाइसेस जो हो गई, इस मशीन का नाम है कोई सर, बारकोड स्कैनर था, तो इनपुट के ऊपर ही रहेंगे आप, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस को। तो आउटपुट डिवाइसेस में अमूमन तो तुमने कॉमन डिवाइसेस देखी होंगी, प्रोजेक्टर और प्रिंटर। यहाँ पे जो जो चीज़ें बता रहा है आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है, तो एक्चुएटर हो गया, और उसके बाद फिर तुम्हारे पास ये प्रोजेक्टर है, और स्क्रीन्स हैं, स्पीकर है और प्रिंटर है। ये जो तमाम डिवाइसेस हैं ये आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम जाएंगे, नहीं अब ये सब चीज़ें नहीं है रिदिश पार्ट ना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब आपके पास नहीं है क्योंकि उसने दिखा दिया ना आपके पास के सिर्फ स्क्रीन्स की बात कर रहा है, तो स्क्रीन्स का मतलब ये है कि जो लिखी हुई है वही होंगी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ 2D और 3D जो है, व्हाट डज इट मीन व्हेन अ स्क्रीन इज OLED और LCD? ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो पुरानी स्क्रीन आती थी शाह हसन, वो हमारे पास LCD टाइप की होती थी, और अब जो नई स्क्रीन आती है वो LED आती हैं। LED के अंदर जैसे पुरानी LCD अगर तुम्हारे घर में रखी हुई हो, तो तुमने देखा होगा उसको जब तुम प्रेस करोगे तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड तुम्हें फ्लो होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो LCD स्क्रीन्स वर द, ये कह सकते हो कि ऐसी टेक्नोलॉजी दैट वाज द प्रीवियस टेक्नोलॉजी ना। तो प्रीवियस टेक्नोलॉजी में जैसे ये तुम्हें नजर आ रहा है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, तो LCD नजर आ रहा है। LED की जो टेक्निक है ना, LED जो होती है वो तुम्हारे पास उसके अंदर छोटी छोटी ना लाइट्स होती हैं पीछे, यानी जैसे SMD वगैरह देखी होंगी, नाम सुना है तुम लोगों के स्कूल में होती होगी SMD, जब इवेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसमें पीछे SMD में लगी हुई होती है, तो आपने देखा होगा तो उसका डिस्प्ले होता है ना।
तो वो डिस्प्ले थोड़ा सा शार्प ब्राइटर। इन दोनों के मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? मेजर डिफरेंसेस यही है कि स्क्रीन का जो डिस्प्ले होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एलईडी की अगर हम बात करें तो एलईडी का जो होता है, एलसीडी वर्सेस एलईडी स्क्रीन एग्जांपल्स अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, तो एक तो तुम्हें चीज नजर आएगी, ब्राइट कलर्स नजर आएंगे तुम्हें, सही है, कलर का वाजे नजर आएगा फर्क। बाकी जो है ना एलईडी के अंदर जब हम बात करते हैं तो एलईडी यहां से समझ लो, आई थिंक दिस विल गिव यू अ बेटर एग्जांपल, यहाँ देख सकते हो। तो ये जो तुम्हें लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है ना, ये एलईडी होती हैं, छोटी छोटी एलईडीज होती हैं, और इसके सामने एक आपके पास स्क्रीन होती है। तो ये लाइट पड़ती है तो फिर आपके पास जो है ना इमेज फॉर्म होती है। ऑन दी अदर साइड जो एलसीडीज होती हैं वो इस तरह से होती हैं। ठीक है, तो अभी हम इनपुट डिवाइसेस के क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको लेते हैं, और फिर ज़रा मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसके पास पेपर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि भाई ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। तो क्यूआर कोड, बार कोड की भी अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं भाई एयरपोर्ट के अंदर होती है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो इस तरह से लिखेंगे ना कि मार्क्स, मार्क्स के ऊपर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मार्क्स में इस तरह नहीं मिलते, हमें पूरा पूरा सेंटेंस लिखना होगा, उसकी सेंटेंस मेकिंग होगी। सर आउटपुट डिवाइसेस में जो हाईलाइट किए सिर्फ वही आएंगे? नहीं आएंगे सभी। तो बेसिकली वो तो टाइप्स है ना, जैसे अगर मैंने प्रिंटर हाईलाइट किया है ना, तो प्रिंटर का मतलब फिर इंकजेट और लेज़र प्रिंटर है। ठीक है, हाँ जुनैरा, सबको याद रखना है कि हमारे पास इसकी एप्लीकेशन नहीं है, या वो नहीं है, वर्किंग नहीं है। ठीक है, वर्किंग नॉट इंक्लूडेड, ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वर्किंग ऑफ एनी डिवाइस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। वर्किंग ऑफ एनी डिवाइस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, ये बात याद रख लो। ठीक है, आईजीसी हो, ओ लेवल हो, वर्किंग कहीं पे नहीं है। देखो सवाल ये है, अंडरस्टैंड व्हाट इज meant बाय इनपुट डिवाइस एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ से ये बात वैसे ही ख़त्म हो जाती है कि हमने इसके जो है ना डिस्क्रिप्शंस की तरफ जाना है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो क्वेश्चंस जो है वो मैं ज़रा आपको बताता हूँ, उसको देख लो। सो द क्वेश्चन इज कि भाई व्हाई इनपुट इज रिक्वायर्ड। तो इनपुट इज रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि वी नीड इनपुट डिवाइसेस सो दैट वी कैन एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर। ये अपने पास नोट डाउन कर लो इसकी डेफिनेशन, वाई वी नीड इनपुट डिवाइस एंड वाई इट इज रिक्वायर्ड। तो इनपुट डिवाइस के बारे में लिख लो कि इनपुट डिवाइस इज यूज टू इंटर डाटा। इनपुट डिवाइस इज यूज टू इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा को भेजने के लिए जो आप डिवाइस इस्तेमाल करते हो उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है उमर, जब चाहेंगे उस तरफ फिर बात करेंगे, अभी हम अपने अपने ही टॉपिक पर रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो मैं अब आपको पास पेपर दिखाना शुरू कर देता हूँ। तो डिवाइसेस की अगर हम बात करें, जैसे हम बारकोड स्कैनर की बात कर रहे हैं, तो हम एग्जैक्टली यहाँ पे ज़रा याद कर लो कि सिलेबस में एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ, आठ इनपुट डिवाइसेस मौजूद हैं। क्वेश्चंस की तरफ आते चलते जाते हैं। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस देख के अंदाजा हो जाएगा, क्वेश्चंस जो देख करोगे ना उससे ही आपकी अच्छी खासी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आठ डिवाइसेस हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके सवाल किस तरह से आते हैं, आपको कोई ना कोई सिनारियो दिया होगा, और उस सिनारियो को देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इस सिनारियो में कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होगी। तो सवाल इस तरह से आएगा। तो पहले ये मैं आप लोगों को ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ ये वाली स्क्रीन, और फिर हम जरा सवाल की तरफ आते हैं। पेज नंबर 142 पे आ जाओ। हमारे क्लास ग्रुप चेक करो, उस पर मैंने पिक्चर भेजी है, उस पर इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन आ रही है। वैसे मैं फिर भी तुम्हारे लिए बता देता हूँ। इनपुट डिवाइस इंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू इंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो डाटा देने के लिए इस्तेमाल होती है वो इनपुट है। बुक नंबर, बेटा बुकलेट नंबर 1 है, उसका पेज 142 है। बुकलेट 1 इसका पेज 42, बुकलेट 1 का पेज 42। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने एक सवाल है। ये टॉपिक इजी है तो क्या ये पेपर 2 में आता है? नहीं। पेपर 1 में जो कुछ आता है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक वो सब P1 में आता है। 1 से लेकर सब 6 तक वो P1 में आता है। ठीक है, बाकी जो है वो P2 में। तो यहाँ देख लो बच्चों, पहला सवाल, द सेल्फ चेकआउट सिस्टम allow the user to input their library membership number, give to appropriate input device that would allow in the user to do this।
अब सेल्फ चेकआउट सिस्टम वो होता है जिसके अंदर किसी और बंदे की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सीधा वहां जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप डिवाइसेस के ज़रिए अपना डाटा एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि अब यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट इनपुट डिवाइस। अब आप देखो ना, आपको मैंने 8 इनपुट डिवाइसेस के बारे में बता दिए। अब उसमें से अब आप बताओ कि यहाँ पर सेल्फ चेकआउट सिस्टम के अंदर जाओगे, अब जैसे अमेजोन है ना, या उसके अलावा आउटर वर्ल्ड के अंदर अब जो भी सुपर मार्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो बिल्कुल ऑटोमेटेड हो गए, उसमें बंदा भी नहीं होता वहाँ पे। और वहाँ पर जब आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो, तो आपको जाके बस वहाँ पे कार्ड टैप इन करना होता है, ठीक है। और कार्ड आप टैप इन कर लोगे तो फिर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चले आएगी, मतलब लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, और वन बाय वन बारकोड स्कैनिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। तो महानूर का क्या सवाल है? 2.1 नहीं महानूर बेटा, वन है ये, बुकलेट वन है ये। टू नॉट 2.1, ये सिंपल बुकलेट वन है, एक ही बुकलेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पहले जल्दी से रेडी हो जाओ फिर हम आगे चलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको सेल्फ चेकआउट सिस्टम में, जिसमें आप खुद चेकआउट करके जा रहे हो, आपको कौन सी इनपुट डिवाइसेस की जरूरत है? तो कैन यू नेम द डिवाइसेस? बारकोड स्कैनर पे भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, बारकोड स्कैनर है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम बारकोड स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 142, 142। यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बारकोड, सेल्फ चेकआउट सिस्टम में बारकोड इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। मोस्ट कॉमन डिवाइसेस कौन सी इस्तेमाल होती हैं? सबसे मोस्ट कॉमन डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड है। सेल्फ चेकआउट सिस्टम में कीबोर्ड का इस्तेमाल हो सकता है। आप अपना, वो कह रहे हैं अपना लाइब्रेरी मेंबरशिप नंबर डालना है, तो लाइब्रेरी मेंबरशिप नंबर डालने के लिए तो सबसे बेहतरीन कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड के जरिए डाला जा सकता है, और इवन माउस के जरिए भी डाला जा सकता है। यानी आपके सामने वर्चुअल कीबोर्ड आ रहा होगा, और वर्चुअल कीबोर्ड आ सकता है, तो आप वर्चुअल कीबोर्ड पे माउस का इस्तेमाल करते हुए डाल सकते हो। जिसने टच स्क्रीन लिखा हुआ है वो सही है। और कौन कौन से जवाब दिए? इसमें माइक्रोफोन के जरिए भी आप मेंबरशिप नंबर, वॉइस के जरिए, ऐसा भी होता है कि अगर कोई डिसेबल है तो वो माइक के जरिए भी जवाब दे सकता है। स्क्रीन में टच स्क्रीन लिखोगे तो करेक्ट होगा, नॉट स्क्रीन। टच स्क्रीन तो ठीक है, टच स्क्रीन इज करेक्ट, स्क्रीन लिखना गलत होगा। वाई इज बारकोड, बारकोड स्कैनर है ना, बारकोड आप लिख सकते हो, यस। यू कैन राइट इट डाउन बारकोड, यू कैन राइट इट डाउन क्यू आर कोड, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसकी एग्जाम्पल है। माइक्रोफोन है तो आपने तो दो लिखनी है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरह से सवाल आता है? ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। कहता है डिजिटल कैमरा भी हो सकता है। नहीं या हाँ, डिजिटल कैमरा हो सकता है, ठीक है। डिजिटल कैमरा कुड ऑल्सो बी द पार्ट। डिजिटल कैमरा, तो आप क्या कर सकते हो सकता है आपके पास मेंबरशिप कार्ड हो, और वो मेंबरशिप कार्ड आप अपने कैमरे के आगे रखो, तो वो उसको स्कैन कर ले। ये बात समझ में आती है? ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। पेज नंबर है ताहा सालिक 142, 142। मुझे बताना, अगले सवाल की तरफ आते हैं कि हयात, 1 मिनट देना, मैं लेता हूँ सवाल। द सेल्फ चेकआउट सिस्टम यूजेज अ मॉनिटर टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट बुक। यूजर्स हु आर ब्लाइंड ऑल्सो नीड टू यूज द सेल्फ चेकआउट सिस्टम, ठीक है। जो ब्लाइंड है वो कर सकते हैं। गिव एन अप्रोप्रिएट आउटपुट डिवाइस, ठीक है, दैट वुड अलाउ अ ब्लाइंड यूजर टू बी गिवन दिस इंफॉर्मेशन। तो वॉइस असिस्टेंट के लिए उसको चाहिए क्या होगा? वॉइस असिस्टेंट तुम बोल लो, बट बेसिकली माइक्रोफोन इनपुट होता है, गलत हो जाएगा, माइक्रोफोन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इनपुट नहीं, वो आउटपुट पूछ रहा है। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना। ही इज आस्क द क्वेश्चन आस्क अबाउट आउटपुट डिवाइस। अगर तुम यह लिस्ट के अंदर देखोगे, तो आउटपुट डिवाइस में जो चीज़ आ रही है वो आ रहा है स्पीकर। तो माइक्रोफोन तो बिल्कुल ही गलत आंसर आ जाएगा। माइक्रोफोन तो माइक होता है, उसको बोलना थोड़ी है, उसको तो सुनना है। दैट अलाउ अ ब्लाइंड यूजर टू बी गिवन दिस इंफॉर्मेशन। माहीन तुम लिख रही हो स्क्रीन, ब्लाइंड आदमी की तुम जो है वो तस्लील कर रही हो। ब्लाइंड आदमी स्क्रीन पे कैसे देखेगा? ठीक है। तो हंसी आ गई मुझे तुम्हारी बात सुन के। जो है ना, तुम कह रही हो ब्लाइंड के लिए स्क्रीन लगाओगे। अच्छा, तो बेसिकली साइन लैंग्वेज, अब देखो आउटपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं ना, साइन लैंग्वेज आउटपुट डिवाइस थोड़ी होती है। साइन लैंग्वेज तो नहीं होती ना। आउटपुट डिवाइस तो स्पीकर है, कि उसको आवाज सुनाई देगी ना, उसको आवाज आएगी कि भाई आप जो है अपना पासवर्ड डालें, तो फिर वो इनपुट डिवाइस के जरिए यानी माइक्रोफोन के जरिए डालेगा ना बेटा। तुम लोगों को बात समझ में आ रही है? तो देखो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया।
पहले हयात से सवाल लेते हैं, फिर अगले सवाल की तरफ आते हैं। पेज नंबर 187 के ऊपर कह रहा है, अलीना समझ में आ रहा है सवाल कैसे आ रहे हैं? ट्रेन स्टेशन हैज़ अ टिकट इंस्पेक्टर हु चेक्स ईच कस्टमर टिकट बिफोर दे आर अलाउड टू गेट ऑन टू द ट्रेन। ट्रेन में जाने से पहले, हाँ अलीना, अलीना इरफान। तो अब तुम्हें नजर आ रहा है कैसे किस तरह के सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना? तो कहता है द ट्रेन स्टेशन वांट्स अ सिस्टम दैट विल अलाउ द टिकट्स टू बी ऑटोमेटिकली चेक। यानी टिकट जो चेक कर रहा है कलेक्टर है, उसको खुद से एक एक नाम देखने की जरूरत ना हो। अब देखा होगा तुमने, अगर बाहर मूव या ट्रैवल किया हो तो उनके पास एक डिवाइस होती है, स्कैनर। तो सिंपल आपका टिकट जो है ना, जैसे नॉर्मली अभी हम बात करें प्रीवियस ईयर हज पे, तो जब हम बस में बैठे थे तो हमारे पास एक नुसुक कार्ड थे। तो उसमें उन्होंने ज़ाहिर है उनको वैलिडिटी रखनी होती है ना कि यार सही मतलब सारे जेन्युइन लोग ही बैठे हुए हैं जो हज करने आए। बहुत सारे लोग फिर उसको वो भी बना लेते हैं ना, फॉर्ज करके बना लेते हैं, डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो फिर उनके पास डिवाइसेस थी, तो वो कुछ नहीं कर रहे थे। यानी उनको कार्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। दे आर ओनली कमिंग एंड जस्ट सी द दैट नुसुक कार्ड। उस नुसुक कार्ड को सिंपल वो स्कैन कर रहे थे। ठीक है। तो ये कह रहा है कि दो इनपुट डिवाइसेस ऑटोमेटिकली टिकट को रीड करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकती हैं? तो वो इस्तेमाल कर सकती हैं QR कोड स्कैनर और बार कोड स्कैनर। ये इसका जवाब होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये इसका इस तरह से जवाब हो जाएगा। फिर हमारे पास एक सवाल आ रहा है कि इसमें कैमरा आ सकता है नहीं आ सकता। तो हाउ मैनी ऑफ यू थिंग्स कि यार इसमें कैमरा आ सकता है? कैमरा कितने लोगों को लगता है? QR कोड और बार कोड तो एक आ गया ना। तो हाउ मैनी ऑफ यू थिंग्स कि यहाँ पर कैमरा आ सकता है? नो। हु आर सेइंग के डिजिटल कैमरा आना चाहिए। दे आर राइट, इसमें हम डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा लेगा और वहां से उसको सॉफ्टवेयर के अंदर भेज देगा। ठीक है ना? हाँ, सॉफ्टवेयर डिजिटल कैमरा में सॉफ्ट स्कैनर होता है ना, QR कोड स्कैनर। तो ऑटोमेटेड की बात की थी, तो वो कैमरा से स्कैन करेगा और आगे भेज देगा। सही है। यू गाइस कैन लोअर द हैंड्स इफ यू डू नॉट हैव एनी क्यूरी। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आती है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते, हम और भी करते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दीज आर नॉट समथिंग लाइक अ डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, अब आ जाते हैं पेज नंबर 205 पे। आ जाओ 205। 205 यदि सवाल नहीं है तो यू कैन लोअर द हैंड, अदरवाइज आई विल टेक योर क्वेश्चन इन 2 मिनट्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास है, पेज नंबर 205 पे आ गए। 205 के ऊपर रितेश क्या बताना चाह रहे हो तो बताओ। 205। ये क्वेश्चन बेटा 5 मार्क, 3 से 5 मार्क्स में आ सकते हैं। सवाल ये है कि कितने मार्क्स के आ सकते हैं, तो 3 से 5 में आ सकते हैं। अब मोबाइल फोन हैज़ बिल्ट इन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, कितना आसान, शदीद आसान सवाल है। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट वुड बी बिल्ट इनटू द मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी। कैमरा होता है, ठीक है, और माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन। टच स्क्रीन भी है, ठीक है, इसमें टच स्क्रीन भी आ सकता है। स्पीकर जो कह रहा है गलत कह रहा है। अब यहाँ तुम्हें अपने आप को सही करना होगा कि स्पीकर जो है ना वो तुम्हारे पास, स्पीकर तो बेटा आउटपुट डिवाइस है ना, तुम कैसे कह सकते हो कि स्पीकर इसमें आ सकता है? स्पीकर तो नहीं आएगा ना, ये चीज़ मैच मत करना। ठीक है। हमारे पास टच स्क्रीन है, यस वी कैन राइट इट डाउन टच स्क्रीन हियर। टच स्क्रीन हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हम कीपैड या कीबोर्ड कह सकते हैं, कीपैड। ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं। कीपैड एक अलग चीज़ है और कीबोर्ड एक अलग चीज़ है। दोनों अगर आप लिखोगे तो इसके अलग अलग मार्क्स होंगे। ठीक है। आपके पास इनपुट डिवाइस में ना सेंसर भी आता है। ये भी आप आगे पढ़ोगे, पढ़ा नहीं है लेकिन मैं बता दूं कि इनपुट डिवाइस में सेंसर भी आता है। और इनपुट डिवाइस में बायोमेट्रिक भी इस्तेमाल होती है ना, बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक से मुराद फिंगरप्रिंट स्कैनर और वो वाला स्कैनर कौन सा, रेटिना डिटेक्शन जो होती है ना, ये हो सकता है। आप लोग बच्चों बात समझ रहे हो? ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके जवाबात होंगे। इनपुट डिवाइस में यहाँ पे QR कोड स्कैन जो है वो कैमरे के जरिए होता है, अलग से कोई डिवाइस नहीं होती, तो इसलिए QR कोड यहाँ पे सही नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये आपके पास यहाँ पे इसकी वो आ जाएंगी इनपुट डिवाइस। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? अगर हम बात करें
एक बात का जरूर ध्यान रखना कि कैमरा मत लिखना, डिजिटल कैमरा लिखना। ये बड़ा जरूरी है इस बात को समझना कि डिजिटल कैमरा जरूर लिखा हुआ होना चाहिए। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस दैट वुड बी बिल्ट इनटू द मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन में वो तो आउटपुट पे आएगा ना बेटे। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो है, स्पीकर तो हो गई, उसके अलावा तुम्हारी स्क्रीन। डो नॉट राइट टच स्क्रीन, स्क्रीन इज डिफरेंट। स्क्रीन तुम्हारी एलसीडी और एलईडी होती है, ठीक है। और डिफरेंस रितेश बता देता हूँ, दोनों का मेन डिफरेंस ये है कि एलसीडी, ये जो क्यूआर कोड है ना, क्यूआर कोड में ज़्यादा डिजिट्स होते हैं और बार कोड में कम होते हैं। मैंने बताया था 30 डिजिट नॉर्मल तुम्हारे बार कोड स्कैनर में होते हैं और 7000 डिजिट्स जो हैं वो क्यूआर कोड में होते हैं। तो क्यूआर कोड कैन स्टोर मोर इन्फॉर्मेशन, और बारकोड को स्कैन करने के लिए बारकोड स्कैनर की जरूरत है, क्यूआर कोड के लिए उसकी जरूरत नहीं है। क्यूआर कोड कैमरे से भी नॉर्मल स्कैन हो जाता है। ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। हम अपने सवाल पे वापस आते हैं। हमारे पास स्पीकर है, हमारे पास स्क्रीन है। बेटा सिम आउटपुट नहीं होती ना, सिम का क्या ताल्लुक है आउटपुट होने से, ठीक है। उसके अलावा आउटपुट डिवाइस जो है वो तुम्हारी एलईडी वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। जो एलईडी स्क्रीन है दैट कुड बी एन आउटपुट डिवाइस। ये बेटा एक और सवाल हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्यूआर कोड्स जस्ट बिकॉज ऑफ मीटिंग माई लैपटॉप हीटिंग अप। वो खैर हो सकता है जूम ज़्यादा रिसोर्सेज ले रहा हो तो उस वजह से हो रहा हो, तो तुम जो है उसको, अच्छा अमीर हमजा जो है वो डिस्कनेक्ट कर गया। आगे चलते हैं। उमर अहमद का सवाल है, उमर अहमद जल्दी से पूछो फिर अगले सवाल पे आऊँगा। सर मेरा सवाल ये है, आपने इनपुट डिवाइस में टच स्क्रीन लिखा है लेकिन आउटपुट में स्क्रीन लिखा है, तो ये इसमें बड़ा क्या डिफरेंस है? आ गया ना। टच स्क्रीन जो होती है ना वो इनपुट डिवाइस में मेनली इस्तेमाल होती है क्योंकि उससे आपके टच से डाटा जाता है। लेकिन जो स्क्रीन है, दैट स्क्रीन कुड बी एलसीडी और एलईडी स्क्रीन, ये फर्क है। अच्छा तुम्हारे तो मोबाइल सर फोन के आप अंदर टच स्क्रीन है, उससे इनपुट दे सकते हो। बट तुम जो डिस्प्ले देखते हो, अभी मैं मीटिंग कर रहा हूँ तो मीटिंग अगर लैपटॉप पे रखोगे तो लैपटॉप के ऊपर पर्टिकुलरली वो तुम्हारी डिस्प्ले स्क्रीन कहलाएगी। तो यहाँ जो है क्या कहते हैं, यहाँ ये समझ लो कि ये जो तुम्हारे पास स्क्रीन पे तुम देख रहे हो ना, जो अभी मीटिंग सामने डिस्प्ले पूरी वो आ रही है तुम्हारे पास, पूरी मीटिंग जो आ रही है तो वो तुम्हारे पास डिस्प्ले स्क्रीन है। तो डिस्प्ले स्क्रीन से मुराद वो होता है जो आउटपुट डिवाइस दिखाती है। और आप जब बात करते हो टच स्क्रीन से तो इसका मतलब है कि वो बात कर रहा है वो स्क्रीन जिस पे आप इनपुट कर रहे हो। तो सर जब आप टच करते हैं तो वो इनपुट होता है, लेकिन जब आप सामने देखते हैं तो वो आउटपुट है, वो ऐसा? आउटपुट होगा और एज अ डिस्प्ले स्क्रीन के तौर पे काम करेगा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ओह सॉरी। तो यहाँ पे मैं हाँ अब आ रही होगी बात तुम लोगों को। पेज नंबर 230 पे आ जाओ। ये टॉपिक जो है अभी पढ़ा नहीं है तुमने इंटरप्ट का, लेकिन उसकी अभी वाज़ेह मिसाल है कि अभी मुझे साहबजादे मेरे एक सवाल पूछने आ गए थे तो इसलिए मैंने माइक जो है वो म्यूट किया। तो ये चीज़ थी इंटरप्ट। तो इंटरप्ट का भी एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो इंटरप्ट का मतलब होता है कि इंटरप्ट एक ऐसा सिग्नल होता है जो माइक्रो प्रोसेसर को, जो भी माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा होता है उसे करने से रोक देता है। तो जैसे भी मैं पढ़ा रहा था तुम्हें तो मुझे उसकी बात सुनने के लिए 1 मिनट के लिए आधे मिनट के लिए रुकना पड़ा, इंटरप्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सिंटेक्स एरर, एरर नहीं बोलेंगे इसे, इंटरप्ट कहेंगे इसे। इंटरप्ट का मतलब ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर कोई भी काम कर रहा है तो उसको काम करते करते, माइक्रो प्रोसेसर तो मेन प्रोसेसर होता है जो तुम्हारे पास इस्तेमाल होता है। तो मेन काम करते करते अगर आपको रुकना पड़ जाए किसी चीज़ को सुनने समझने के लिए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरप्ट। ये हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में। तो कहता है कि इंटरप्ट जब भी आता है, यानी इंटरप्ट नॉर्मली तुम्हारे पास आता है, तुम्हारी कोई डाउनलोड मुकम्मल हो जाए तो फौरन से लिखा नहीं आता डाउनलोड कंप्लीट। तुम कोई यूएसबी लगाओ तो लिखा हुआ आता है कि योर न्यू हार्डवेयर इज फाउंड एंड अवेलेबल टू यूज, आता ही नहीं आता? आता है ना। तुम अगर चलते हुए यानी अपनी यूएसबी से डाटा कॉपी होते हुए निकाल लो तो फौरन से मैसेज आ जाता है। तुम्हारा कोई इंटरनेट चलना बंद हो जाए तो फौरन से आता है कि भाई नेटवर्क डिटेक्ट, अगर इंटरनेट आ गया तो नेटवर्क डिटेक्टेड है, और अगर नहीं आता तो फिर लिखा हुआ आता है कि इंटरनेट नॉट वर्किंग, ऐसा कुछ आता है ना भाई। यस। तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं इंटरप्ट। तो इंटरप्ट आने के लिए वो कह रहा है कि अगर कोई भी इंटरप्ट आए, आइडेंटिफाई बाई इनपुट डिवाइस। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है
जिसमें इंटरप्ट आ सकता है। तो कीबोर्ड निकालना, कीबोर्ड लगाना, उससे भी इंटरप्ट आ ही जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वो जो पूछ रहा है कि आप बताओ कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसमें आपके पास इंटरप्ट जो है वो आ सकता है। तो इंटरप्ट जो आता है आपका आइडेंटिफायर डिवाइस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो इंटरप्ट आता है वो इनपुट डिवाइस हमारे पास इस्तेमाल होती है, कीबोर्ड कह दो। ठीक है। तो कीबोर्ड जो है उससे आपके पास इंटरप्ट आ सकता है। क्यूआर कोड हैक हो सकता है। ये कह सकते हो कि क्यूआर कोड के अंदर मैलिशियस कोड इंस्टॉल होता है। वो मैलिशियस कोड आपके सिस्टम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये चीज़ ज़रूर है। ठीक है। तो ये आ गया 2 और 3 डॉट्स मिसिंग, इसका क्या मतलब है? अच्छा, ये चीज़ तो आ गई, कीबोर्ड आ गया। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। हाँ, इंटरप्ट का बस मतलब ये होता है कि इंटरप्ट इज अ सिग्नल विच कॉजेज माइक्रो प्रोसेसर टू स्टॉप। माइक्रो प्रोसेसर जो भी काम कर रहा होता है उसको वो करने से रोकता है। इस चीज को आप कहते हो इंटरप्ट। ठीक है। तो बट छोटी सी एग्जांपल है, सबसे अच्छी एग्जांपल मैं देता हूँ। तुम लोगों के पास स्क्रीन सेवर आता है? स्क्रीन सेवर आता है। स्क्रीन सेवर से क्या होता है? स्क्रीन सेवर से स्क्रीन के ऊपर बबल्स जा रहे हैं, कुछ भी 3D पिक्चर्स मूव कर रही हैं, कुछ भी हो रहा होता है। लेकिन जैसे ही तुम अपना माउस हिलाते हो, माउस को थोड़ा सा भी तुमने मूव किया, फौरन से क्या होता है? नहीं, शटडाउन तो नहीं बोलेंगे, हाँ शटडाउन भी हो सकता है कि आपने शटडाउन का बटन दबाया तो सिस्टम बंद हो गया, तो वो भी एक इंटरप्ट ही हुआ। तो खैर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो इनपुट डिवाइस के अंदर मैं कहता हूँ माउस। तो माउस करके इधर आप माउस को मूव करा दो, मूविंग माउस, तब भी एक इंटरप्ट आ जाएगा, मूविंग माउस। या फिर माउस को क्लिक करो, या क्लिकिंग माउस, या बटन क्लिक अगर आपने किया माउस का, तो भी आपके पास इंटरप्ट आ सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। और आउटपुट फॉर द इंटरप्ट के लिए हो सकता है कि तुम प्रिंटर से प्रिंट कर रहे हो और पेज खत्म हो गया, तो वहां पर जो तुम्हारा मसला आया है, इंक खत्म हो गई, बिल्कुल शाबाश अरसलान, वेरी गुड। सही है ना? तो ये सब चीजें होती हैं। और उमर, अगर हम ऊपर कीबोर्ड लिखेंगे तो तुमने सही कहा है कि टैपिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम अ कीबोर्ड। सही है। तो आप लोगों की दरखास्त आना शुरू हो गई, ये क्लास खत्म करें। तो खत्म करते हैं क्लास। ठीक है, अगली क्लास में आउटपुट डिवाइस देखेंगे, इनपुट डिवाइस के कुछ और सवाल देखेंगे। ठीक है। और फिर बाकी चीज़ें करेंगे। ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई सवाल है तो रुक के पूछ सकते हो, अदरवाइज यू आर अलाउड टू लीव। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।